So everything in life is an investment. आपके पास कुछ एसेट्स होते हैं, वक्त होता है, कुछ पैसे होते हैं, घर होता है, गाड़ी होती है, सब एसेट्स हैं. इन एसेट्स को ठीक से इस्तेमाल करते हैं तो पैसे बन जाते हैं, ठीक से इस्तेमाल नहीं करते तो नहीं बनते हैं. So all of life is about investing in the right assets and utilizing those assets as much as possible. So business language में आपकी asset development है, investing in the right assets and then return on assets, उसकी asset की utilization बढ़ाना, return on assets type KPIs देखे जाते हैं. बट सिंपल चीज़ें स्टार्ट करते हैं. अगर आप अभी अभी आपने काम शुरू किया है तो आपके पास एक ही एसेट है और वो है आपका वक्त. And if you don't have money, then probably the best investment you can make is in yourself. Learn a skill जिसकी market में demand है, and that will yield you the best return on investment versus any other options. Invest in yourself and don't try and work for somebody else. That's probably your best ROI. This has a bit of a risk in the sense that when you're investing in yourself, you can get it wrong, but it will yield you the highest return more than any other क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट. आपने काम शुरू कर दिया, आप कहीं कुछ कंसल्टिंग करते हैं या जॉब करते हैं, जो भी है, थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा होते जा रहे हैं आपके पास. वो जो पैसे आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं आपने उनका कुछ करना है. सो यू वांट टू इन्वेस्ट देम इन अ प्लेस जहाँ आपको सबसे अच्छा रिटर्न मिले. लेकिन सबसे अच्छा रिटर्न इज़ नॉट इनफ ऑफ अ मैट्रिक. जैसे जैसे रिटर्न बढ़ता जाएगा रिस्क भी बढ़ता जाएगा और आपका मिजाज और आपकी तबीयत एक ख़ास लेवल ऑफ रिस्क की आदी है. रिस्क एपेटाइट कहते हैं जिसको. सो द राइट इन्वेस्टमेंट फॉर यू इज़ द वन दैट मैक्सिमाइजेज योर रिटर्न फॉर योर एपेटाइट ऑफ रिस्क. इट्स नॉट समथिंग कि जो मैक्सिमाइज कर देती है, बट इट मैक्सिमाइजेज फॉर योर एपेटाइट ऑफ रिस्क. तो one thing people do immediately after they have saved some money is to open a savings account and put some money in there. So putting that basically pegs you with inflation. अगर inflation 25% है तो savings account में भी 23% पे होगा. So actual wealth आपकी कम ही हो रही होती है लेकिन risk कोई नहीं होता. इससे मिलते जुलते ही चीज़ें हैं. गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेते हैं लोग या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लेते हैं. इन द लॉन्ग रन अगर आप स्पेसिफिक प्लॉट्स की बात ना करें, आप जनरली रियल एस्टेट की बात करें, तो इसको जो चीज़ रेगुलेट करती है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, विच इज़ अ कंपनी दैट इन्वेस्ट्स इन अ लॉट ऑफ अदर रियल एस्टेट कंपनीज. तो वो उनका जो कम्युलेटिव है पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री का उसको रिप्रेजेंट करती है. तो वो अगर आप पूरे सेक्टर का देखें तो 6% के करीब आपको रियल एस्टेट से मिलेगा इन रियल डॉलर टर्म्स. रुपये में हम कई दफ़ा ज़्यादा निकाल लेते हैं लेकिन वो एक्चुअली रुपये डिप्रिशिएट हो रहा होता है इसलिए भी बढ़ रहे होते हैं. सो रियल डॉलर टर्म्स में ग्लोबली 6% के करीब रिटर्न है रियल एस्टेट से. एंड इट्स वेरी सिमिलर ऑन द गोल्ड साइड. गोल्ड का कम भी हो जाता है इससे. सो मेरे पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा थे, मैं बैंक में रखा के रुपी के हिसाब से इन्फ्लेशन पूरी कर सकता था, तो मुझे डॉलर में प्रॉब्ली 0% ही रिटर्न मिलेगा. मैं 5-6% पे गोल्ड रियल एस्टेट में जा सकता था. उसके बाद ये मैं कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता था. कंपनियों का एक बड़ी बास्केट. सो S&P 500 जो है वो अमेरिका की सबसे सक्सेसफुल 500 कंपनी है, सबसे बड़ी. सो उनके अंदर इन्वेस्ट करना सीम्स लाइक no brainer, pretty low risk type of thing in Microsofts and Walmarts of the world. वहाँ पे जो 10 साल का एनुअलाइज्ड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है. यानी पिछले 10 साल में एवरेज उन्होंने 10% के करीब डॉलर रिटर्न दिया है. These percentages are mostly in dollars except for this rupee. इसके बाद आपका जो अगला पॉसिबिलिटी है वो यही है कि आप अब कलेक्शन ऑफ कंपनीज नहीं, आप एक स्पेसिफिक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें.
तो जब आप एक स्पेसिफिक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो अब आपका रिस्क का लेवल एक नॉच ऊपर चला गया। कहाँ के मैंने सारी 500 कामयाब तरीन कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया था और अब मैं कहता नहीं, अब मैं सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट करने लगा हूँ या मैं सिर्फ वॉलमार्ट में करने लगा। अब वो एक कंपनी, उसके अपने सेक्टर के बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, उसकी अपनी मैनेजमेंट ख़राब हो सकती है वगैरह वगैरह। सो अब वो रिस्क एक नॉच ऊपर चला गया, इसलिए रिटर्न भी एक नॉच ऊपर चला जाएगा। सो माइक्रोसॉफ्ट फॉर एग्जांपल लास्ट फ्यू years has done an 18% return on investment annual versus the S&P benchmark of 10%। अब इससे भी एक स्टेप आगे चले जाते हैं, हम कहते हैं हम किसी बड़ी कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, हम किसी छोटी कंपनी में, किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर बड़ी हो गई तो हमें बड़ा ज़बरदस्त रिटर्न मिल जाएगा। सो वो जो बड़ी कंपनी है, जो छोटी कंपनी है, वो बहुत ज़्यादा रिस्क अपने साथ लेके आ रही है। 90% ऑफ स्टार्टअप्स फेल इन द फर्स्ट 5 years। सो आप 10 में इन्वेस्ट करेंगे तो एक चलेगी। सो अब आपका रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी इसी तरह ही बढ़ती चली जाती है। जनरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 25-30% इज़ वेरी कॉमन डॉलर बेस्ड रिटर्न्स। तो ये एक्चुअली रुपी रिटर्न है और ये डॉलर रिटर्न है। ठीक हो गया। और इससे भी आप एक स्टेप आगे जा सकते हैं और आप ये कहें कि मैं किसी और कंपनी की स्टार्टअप में नहीं इन्वेस्ट करना चाहता, मैं अपनी ही कंपनी के किसी डिपार्टमेंट, किसी फंक्शन में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो आप ये कह सकते हैं कि ये सेल्स वाले बड़े पैसे बनाते हैं, तो मैं ना सेल्स के अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ, सेल्स की टीम के अंदर। जनरली द वे दैट वर्क्स इज़ कि आप ये इन्वेस्टमेंट खुद करते हैं। आप कहते हैं कि मेरे पास जो पैसे जमा थे, मैं उसके ज़रिए खुद एक सेल्स की टीम बनाऊंगा, बंदे रखूंगा, ट्रेन करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, वहाँ से कुछ रिटर्न आएगा, उस रिटर्न को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। और कई दफ़ा आप उसको उतना क्लोजली एनालाइज ही नहीं कर रहे होते, बिकॉज एक सेल्स की टीम ज़रूरी थी ताकि डिलीवरी की टीम चल सके, लेकिन बेसिकली तो मेरी डिलीवरी की टीम थी, तो मैं पैसे तो मैं डिलीवरी से बना रहा था। तो सेल्स तो एक मजबूरी थी, तो आई डोंट व्यू इट एज एन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। बट डिपेंडिंग ऑन हु यू टॉक टू, वो या सेल्स की टीमें बना रहे हैं या डिलीवरी की टीमें बना रहे हैं। सो कभी एक ज़्यादा पैसे बना रही होती है, कभी दूसरी ज़्यादा पैसे बना रही होती है, कभी एक ज़्यादा अच्छी ऑपरेट कर रही होती है, कभी दूसरी कर रही होती है। सो इनको भी आप छोटी छोटी कंपनीज के तौर पे देख सकते हैं। एंड एज यू कैन इमेजिन, बिकॉज नाउ यू आर इन साइड अ बिजनेस, द लेवल ऑफ रिस्क आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ a startup. And so that's the order of return that somebody who's investing is generally expecting. In that, those are at least the market benchmarks. उससे क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों की समझ नहीं होती, तो इसके ऊपर नीचे जो भी लोगों को नेगोशिएट करके आप बेस्ट बता सकें वो चलता है, लेकिन these are generally the benchmarks from the industry. You can validate these through um, the data available on public websites like Yahoo Finance or Google Finance.